नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या। इससे पहले हमने इसकी उद्देश्य, प्रस्तावना और आवश्यकता पढ़ ली है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप वो वाली देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर विचार करते हैं तो हमारे सामने कई समस्याएं उपस्थित होती हैं। तो इसमें बहुत सारी समस्या हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे पहले तो इस बात का निर्णय करना कठिन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से आरंभ होता है। तो मतलब ये सबसे पहले ये है कि मतलब हमें ये कठिन समझने में अब होता है कि सबसे पहले मतलब आरंभ कहाँ से हो रहा है। तो क्योंकि इसके बारे में भी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो मतलब जो बहुत सारे विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग इसके बारे में बताए हैं, मतलब इनके मानना है अलग अलग। तो ये तभी समस्या इसकी आ रही है। तो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं उन्होंने 7वीं शताब्दी से ही माना है, परंतु दूसरे जो इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो जो दूसरे साहित्यकार हैं वो इसके बारे में मतलब वो बोलते हैं कि ये स्वीकार मतलब इसको करते ही नहीं है, कि बोलते हैं 7वीं शताब्दी से नहीं हुआ है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि पुरानी हिंदी का जन्म तो 7वीं शताब्दी के आसपास हो गया था तथा उसमें सिद्धों, जैनियों और नाथपंथियों ने काव्य भी लिखा था, पर उनके काव्य में अपने अपने धर्म संप्रदाय की शिक्षाएं दी गई थी। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो तो ये कहते हैं कि मतलब शुरू तो हिंदी पहले ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसमें जो अपने अलग अलग इन्होंने जो अपने अपने मतलब जो धर्म है उसके मतलब उसके बारे में बताया था। जो सिद्ध हैं उन्होंने अलग, सिद्धों ने बताया था, जैनियों ने बताया था, नाथपंथियों ने मतलब अपने अपने धर्म के जो संप्रदाय हैं उसके बारे में शिक्षा दी थी, लेकिन कंप्लीट वर्णन नहीं था। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये कहते हैं, तो इसलिए उनमें काव्य के गुण कम मिलते हैं। तो इसमें काव्य के गुण कम ही मिलते हैं, इसलिए आचार्य शुक्ल इन कवियों के द्वारा रचे हुए काव्य को कोरी सांप्रदायिक शिक्षा मानकर उसे काव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने मतलब कंप्लीट वर्णन नहीं दिया था। तो उनका विचार था कि हिंदी का वास्तविक काव्य वह है जो कि विक्रम सम मतलब ये 1993 में मतलब 1050 से के बाद से लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल के मत अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभ 1050 या 993 ईस्वी से ही मानना चाहिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से ही मानते हैं। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद हैं वो 10वीं शताब्दी से मानते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र इसका आरंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। तो जो राम कुमार वर्मा हैं और डॉक्टर नागेंद्र हैं वो 7वीं शताब्दी से मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाए, इसके बारे में एक समस्या और भी है। वह हिंदी भाषा के अपभ्रंश भाषा के पारस्परिक संबंध की है। तो जो इसका पारस्परिक संबंध है वो भी एक समस्या है। भाषा विज्ञान के विद्वान कहते हैं कि प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का और अपभ्रंश भाषा से आधुनिक भारतीय भाषाओं, जिनमें हिंदी भी एक है, का विकास हुआ। तो इस दृष्टि से अपभ्रंश भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है, मतलब इस दृष्टि से प्रारंभिक रूप है। परंतु कुछ विद्वान अपभ्रंश को हिंदी से अलग ना मानकर हिंदी का ही एक रूप मानते हैं। तो वो इसको एक अलग नहीं मानते, मतलब हिंदी का एक रूप मानते हैं। तो उदाहरण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी, ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो, माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देते हुए अपभ्रंश के सारे कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में स्वीकार किया है। अगर राहुल के मत को स्वीकार लेते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से ही माना जाएगा और उस स्थिति में अपभ्रंश के सबसे पहले कवि सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि सिद्ध होते हैं।
तो डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादिक इतिहास में भी सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना गया है, मतलब उनके अनुसार माना गया। जो डॉक्टर हैं नागेंद्र हैं, उनके द्वारा मतलब सरहपाद को ही हिंदी का पहला कवि माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के विद्वान के मुख्यतः दो वर्ग हैं। तो पहला वर्ग क्या है? एक वर्ग में वह विद्वान आते हैं जो हिंदी और अपभ्रंश को एक मानते हुए हिंदी का आरंभ 7वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। और दूसरा क्या है कि दूसरे वर्ग में वह विद्वान आते हैं जो कि अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हुए 10वीं शताब्दी के बाद हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। तो मतलब इसमें दो वर्ग हैं, एक तो 7वीं शताब्दी को मानते हैं और एक 10वीं शताब्दी को मानते हैं। तो परंतु अब इस बात का निर्णय हो गया कि अपभ्रंश और हिंदी दोनों का भाषा नहीं है। तो अपभ्रंश हिंदी के पूर्व ही भाषा है। उससे न केवल हिंदी अपितु भारत की और भी कई अन्य भाषाएं जैसे पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि विकसित हुई हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी इस मत का दृढ़ता से खंडन किया है कि हिंदी के अपभ्रंश एक हैं। अस्तु अब भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र के पर्याय सभी विद्वानों ने ये मत स्वीकार कर लिया है कि अपभ्रंश और हिंदी के नहीं है, तो अपेतु अलग अलग भाषाएं हैं। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी इस मत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। तो जो 10वीं शताब्दी है उसको ही मतलब ये बोलते हैं कि यही सही है, हमें मतलब यही मानना चाहिए, 7वीं नहीं मानना चाहिए, 10वीं को मानना चाहिए। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का साहित्य अपभ्रंश से भिन्न भाषा का साहित्य है। तो वस्तुत इसमें हिंदी की आधुनिक बोलियों के पूर्व रूप की झलक मिल जाती है। तो इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। तो ये इसमें मतलब ये बोला है कि हमने 10वीं शताब्दी को ही इन्होंने मतलब सही माना है, ठीक है, आरंभ जो है इसका 10वीं शताब्दी को ही माना है। तो इसके अब है 1.41 का है हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयास, जो अलग अलग प्रयास हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। तो जो अगर आपको ये पूछें कि सबसे पहले किसने काल विभाजन किया है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम ही लेना आप यही है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ही मानने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। इसके बाद मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल और हजारीप्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयत्न किया है, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन को ही माना है। तो इनके अतिरिक्त भारतीय हिंदी परिषद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन का प्रयत्न किया है। तो आइए विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन पर एक नज़र डालें, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में प्रकाशित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार से दिया है। तो ये याद रखना है आपको कि किसमें जो है इनकी बुक क्या थी, किसमें इन्होंने ये दिया था। तो इसमें क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो पहले इसमें क्या है, चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक माना जाता है, चारण काल। तो 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण भी बोलते हैं। जयसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, क्षेमा आज्ञा प्रेम काव्य। तो फिर उसके बाद तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। तो 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव दिखाई पड़ता है। सबसे पहले मत तो ये है कि इसमें किसी सहायक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है।
मुगल दरबार 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि के आधार पर किया गया है। विभाजन किसी साहित्य परिवर्तन का संकेत नहीं देते। तो निश्चय ही हिंदी साहित्य के काल विभाजन के प्रथम प्रयास के रूप में इसका अपना महत्व है, पर इस काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन, तो सबसे पहले जो है आरंभिक काल, तो इसका क जो है पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 तक का है और 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी का है। तो जो उत्तर आरंभिक काल को मानते हैं वो 1344 से 1444 का है और 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी का है। तो जो सेकंड नंबर पे है मध्य काल, जिसको कहते हैं माध्यमिक काल, तो इसमें क्या क्या है, पूर्व मध्यम काल का जो समय है 1445 से 1560 तक का है और 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी का है। तो ख जो है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जो प्रौढ़ माध्यमिक काल मानते हैं उसका समय है 1561 से 1680 का माना गया है और 1504 ईस्वी से 1624 का माना है। तो अलंकृत काल, इसको क्या, इसका है समय पूर्व अलंकृत काल जो है 1681 से 1790 तक का माना गया है और 1624 ईस्वी से 1733 ईस्वी। तो ख जो है उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 का माना है और 1734 ईस्वी से 1832 भी है। तो 4 नंबर पे क्या है इसका परिवर्तन काल, तो इसका समय है 1890 से 1925 का है और 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी का। तो वर्तमान काल को 1926 से आगे मानते हैं, तो 1869 ईस्वी से आगे मानते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित में काल विभाजन को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। मिश्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी के कालखंडों को उपकाल खंडों में विभक्त किया है। तो इसमें स्पष्टता आने के बजाय एक भ्रम पैदा हो गया कि सभी कालों को उन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित किया जिसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं पड़ता। तो माध्यमिक काल के 2 हिस्सों में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि इस काल में एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति भक्ति भावना की प्रधानता रही, तो यही बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। तो यही चीज़ थी कि इसको नहीं माना गया, मतलब इसमें 2 भागों में पूर्व और मध्य इस तरह से दिया गया है, तो इसलिए इसको, तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लेकिन इस तरह से दिया था। अब जो राम शुक्ल का है वो हम पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास में किया गया काल विभाजन। तो इसमें क्या है, पहला जो है वीर गाथा काल, तो इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं। 1050 से 1375 का माना जाता है। तो यही एक, मतलब इसको हम रियल मानते हैं, इसको ही हम 1050 से ही 1375 तक का मानते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको ही हमने ज़्यादा महत्व दिया है, इसको हम मानते हैं। तो भक्ति काल का समय जो है 1375 ईस्वी से 1700 तक का मानते हैं और रीति काल को हम 1700 से 1900 तक मानते हैं और जो आधुनिक काल है उसको 1900 से अब तक का मानते हैं, जो अब तक चल रहा है इसके आगे हम मानते हैं, आज तक जो चल रहा है यही एक, इसको हमने ज़्यादा महत्व दिया, इसको हम मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन आदिकाल सन 10,000 से 14,000 का माना है। तो पूर्व मध्यकाल सन 1400 से 1700 तक माना गया है और उत्तर मध्यकाल सन 1700 से लेकर 1900 तक माना है और आधुनिक काल सन 1900 से आगे माना है। थोड़ा थोड़ा मिलता है लेकिन थोड़ा सा चेंज भी है। तो जो हजारी प्रसाद है, लेकिन ये ऐसा मतलब इस तरह से मिल रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो ये इसका दिया गया है, इन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तरह से दिया है। तो काल विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है, तो इसको ही हम ज़्यादा मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया है, पर सावंत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग कर उन्होंने काल विभाजन को और व्यवस्थित कर दिया है। तो दोनों कालवादियों में कुछ ही वर्षों का फ़र्क है, मतलब इन दोनों में, वही मैं कह रही हूँ ना, थोड़ा मतलब थोड़ा ही अंतर है, लेकिन मिल रहा है। द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य का काल विभाजन का आधार बनाया है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य सहयोगियों द्वारा संपादित भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल 3 युगों की कल्पना की गई है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो धीरेन्द्र जी ने कहा है वो सिर्फ 3 का बताया है उन्होंने। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी इन्हीं विभाजित को स्वीकारा है, तो इन्होंने भी 3 चीज़ों को ही स्वीकारा, इन 3 कालों को ही माना है। तो उनका मानना है कि मध्यकालीन चेतना कामोवेश एक ही रही है। तो सत काव्य, प्रेमाज्ञानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य की धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही, पर ये मत भी विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। ये ठीक है कि सत्य काव्य, प्रेमाज्ञानक काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही है, पर 17वीं शताब्दी के आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल गई थी। तो भक्ति के स्थान पर अलंकरण और श्रृंगार विलास की प्रधानता हो गई थी। तो काव्य लिखने का ढंग बदल गया था। इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी स्पष्ट अंतर आ गया। तो अतः मध्यकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर 2 कालों में विभाजित करना जरूरी हो गया। तो आधुनिक काल का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना है। वस्तुत ये क्रांति मध्य युग की संपत्ति और आधुनिक युग के आरंभ का उद्घोष है। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के भारतीय जनता का संपर्क और संघर्ष हुआ, फलत आधुनिक युग का जन्म हुआ। तो नए वैज्ञानिक तकनीकों के आगमन के कारण गद्य साहित्य का तेज़ी से विकास हुआ। जो गद्य साहित्य है उसका तेज़ी से तब विकास हुआ था। तो राष्ट्रीय आंदोलन अपने नए तेवर के साथ सामने आया, इससे हिंदी साहित्य प्रभावित हुआ। 1900 से 1920 ईस्वी तक के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर उभर कर सामने आया। तो 1920 से 1936 ईस्वी तक गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का प्रारंभ साहित्य पर पड़ा। तो हिंदी साहित्य में आदर्शवाद और रोमानियत का प्रस्फुटन काव्य के माध्यम से हुआ, जिससे शायावाद के नाम से जाना जाता है। तो 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रगतिवाद का जोर साहित्य में बढ़ा। इसमें काव्य का समाजवादी रुझान सामने आया। इसके बाद तारहा सप्ताह का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी हिंदी साहित्य में एक नए मोड़ के रूप में आया, जिसे प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद जो है प्रयोगवाद आया शायावाद के बाद। तो फिर उसके बाद कविता और फिर समकालीन कविता का दौर आया। तो उसके बाद जो है समकालीन का दौर आया। इस दौर में गद्य साहित्य यथा उपन्यास, कहानी, नाटक, ये यात्रा वृत्तांत और संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज और जैसी विधाओं का विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के नीचे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब ये इस तरह से ज़्यादा आसानी होगी समझने में। तो जो आदि काल है उसको 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का माना गया है ना। तो पूर्व मध्यकाल को 14वीं से 17वीं तक का है, और उत्तर मध्यकाल को 17वीं से 19 का उत्तरार्ध तक है,
और आधुनिक काल को 1900 से लेकर उत्तरार्ध से अब तक है, मतलब अभी तक माना जाता है, 1900 से लेकर अब तक माना जाता है। तो इसमें जो है काल विभाजन करते समय इतिहासकार किन किन बातों का ख्याल रखता है, तो उत्तर 3 पंक्तियों में दीजिए। तो जो काल विभाजन करते समय इतिहासकार किन किन बातों का ख्याल रखता है, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है और ये आपको खुद बनाना है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मतलब यही है ना कि मतलब अच्छे से उसको मतलब अगले को समझ में आ सके, ये सब चीज़ों का, और भाषा का मतलब लैंग्वेज जो है उसकी होगी वो भी अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो तभी वो अच्छे से मतलब दूसरे तक पहुंचा सकता है अपनी बात, और उसका पूरा आधार होना चाहिए। तो ये सब इसमें आप बता सकते हैं खुद से।